यस, रैंक इज 2। गुड बेटा। अभी यहाँ पे देखो रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3। तो हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, राइट बेटा। सिमिलरली अभी हम जैसे नॉन होमोजीनियस में लिखा था वैसे ही आप लिखो। अनम्यूट नहीं है ना मैम, क्यों नहीं सुने? ओके, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए इज 2 और विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो अभी सिस्टम क्या होगा, उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे? ये x की एंट्री है, ये y की लीडिंग एंट्री है, z के पास अपनी कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो हम उसको फ्री वेरिएबल सपोज करते हैं z इज इक्वल टू t, राइट, वेयर t बिलोंग्स टू r। तो क्या हो जाएगा, x की z की जगह t रखो, y की जगह z में t रखो और फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ये अब रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट? रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चेक इट। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये अब रिड्यूस रो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है। रैंक ऑफ ए इज 2, दिस इज द रैंक ऑफ ए, rank of A is 2 and rank of AB is also 2, but number of unknown is 3, right? So it has a infinite solution, okay? Non-trivial solution. In other words, it called non-trivial solution. For the non-trivial solution, infinite solution के लिए आपको क्या करना है, कोई एक वेरिएबल को पैरामीटर में एज्यूम करना है। तो वो क्या लोगे आप? उसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, आप कोई भी ले सकते हो, बट याद रखने के लिए आपको फॉर द सिंप्लिसिटी उसको क्या करना है कि आपके पास जो भी लीडिंग एंट्री है, जितनी भी, ये 2 लीडिंग एंट्री है, राइट? तो ये 2 लीडिंग एंट्री वाले कॉलम को अवॉइड करो, तो आपके पास क्या बचेगा, ये थर्ड वाला। दैट मीन्स आपको z को पैरामीटर एज्यूम करना है, z इज इक्वल टू t। अब ये करोगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे तो 3 ही वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार आपके पास 5 वेरिएबल हो और सिर्फ 2 ही लीडिंग एंट्री हो, तो कितने पैरामीटर लेने हैं और किसको लेना है? कोई एक पैरामीटर का कोएफिशिएंट डायरेक्टली 0 हो रहा है, कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, तो वो आंसर देगा नहीं देगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लीडिंग एंट्री वाले वेरिएबल को अवॉइड करो। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट इज लीडिंग एंट्री, दैट मीन्स ये x वाला टर्म हो जाएगा, तो हम x को अवॉइड करेंगे। सेकेंड रो, सेकेंड एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, y को अवॉइड करोगे। बाकी बचा, उसको पैरामीटर चूज कर लो, तो बाकी बचा z, वहां पे लीडिंग एंट्री नहीं है, दैट मीन्स z इज इक्वल टू t। यहाँ से 2 इक्वेशन बनाए, x plus 1 by 4z is equal to 0, y plus 7 by 4z is equal to 0. So x will be minus 1 by 4t, y will be minus 7 by 4t, right? So our answer is x is equal to minus 1 by 4t, y is equal to minus 7 by 4t and z is equal to t. ये समझ में आ गया, ये वाला सेकेंड? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में 2x1, x2, x3, same to same example, convert in the augmented matrix and convert in the reduced row echelon form। ऑपरेशन यूज करके reduced row echelon form में कन्वर्ट करो। गाउस जॉर्डन बोला है तो reduced row echelon form, गाउस एलिमिनेशन बोला है तो रो echelon form। क्लियर? Yes, ma'am. तो इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका गाउस जॉर्डन में यहाँ पे 1 1 1, rank is 3, number of unknown is also 3, so it has a trivial solution, that's why x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। ये खास ध्यान रखो, होमोजीनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या रहती है, 0। ओके, होमोजीनियस सिस्टम के लिए ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, बस ये दो ही ऑप्शन है। वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं बनेगी। होमोजीनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होती, या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी या तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगी, बस उसके पास दो ही ऑप्शन है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। नाउ डिटरमाइन, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रिड्यूस रो में कन्वर्ट करो पूरा एग्जांपल। देखो ये रिड्यूस रो में तो आपको पता ही है, आपने किया ही है आगे, रिड्यूस रो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस करते जाना है, रिड्यूस रो में कन्वर्ट करते जाओ और ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करो। क्लियर? अब ये वाला जो एग्जांपल है इसमें खास ध्यान रखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, पहले आपको क्या फाइंड करना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है, पहले वो फाइंड करना है। फिर लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो वापस वहां पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लो, गिवन मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 1 1 लैम्डा 3 1 3 लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब इसको वापस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ रो इक्विवेलेंट फॉर्म ही करेंगे। अगर मेंशन होता तो क्या करते, जो गिवन है वो रिड्यूस रो, अदरवाइज रो इक्विवेलेंट फॉर्म। क्लियर? यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम ओनली रो इक्विवेलेंट फॉर्म ही करेंगे। तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये दो एलिमेंट 0 बनाओ, 1 के नीचे की एंट्री, सेकेंड रो एंड थर्ड रो में ये दो एलिमेंट 0 बनाने के लिए R2 minus R1 and R3 minus 3R1. So this is the our matrix, right? Now ये वाले एंट्री को, ये सिंपल आपका -1 है तो इसको लीडिंग एंट्री बना। यस, बोलो। मैम क्वेश्चन दिखाना एक बार। ये वाला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, also solve the system of equation of this value of lambda. Okay? ओके मैम। को सिर्फ इतना ही बोला है, कुछ मेंशन नहीं किया किस मेथड से करना है। तो फॉर दी सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, ओनली रो इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे। रो इक्विवेलेंट से जल्दी आंसर मिलेगा आपको कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंसी के लिए हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये लीडिंग एंट्री आप -1 है तो उसको 1 बनाना है तो -1 से डिवाइड करो, तो ये आपका इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे 0 बनाना है, 1 के नीचे जो -5 है वो लीडिंग एंट्री के एलिमेंट के नीचे ये एलिमेंट 0 बनाओ, तो ये होगा R3 + 5R2। तो दिस इज दी अवर इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6। अब रैंक ऑफ ए क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? Rank of A will be this. So what is the rank of this matrix? 2. Is 2, right? And what is the rank of this matrix? Is depend Three. on lambda, Yes ma'am. right? Is depend on lambda. पूरे मैट्रिक्स की रैंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक के लिए डिपेंड ऑन लैम्डा है। तो अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट बनानी है तो यहाँ पे आपको 0 चाहिए, ये वाली थर्ड रो में ये एलिमेंट आपको 0 चाहिए पूरे मैट्रिक्स में। क्लियर? Yes ma'am. तो क्या करोगे, if it is given that the system is consistent, that means rank of AB is equal to rank of A होना चाहिए। Therefore lambda square minus 5 lambda plus 6 will be 0। क्लियर? तो वो आपको दो वैल्यू मिल गई। तो ये दो वैल्यू लैम्डा की क्या मिली आपको, 3 and 2। When lambda is 3 and 2 given system is consistent, ये पूरा 0 हो जाएगा। आप 3 और 2 रखोगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगी, तो आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। क्लियर? अब 3 और 2 रख के आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है वापस। तो वो 3 और 2 कहाँ रखना है, आपका जो लास्ट रो इक्विवेलेंट वाला जो मैट्रिक्स आएगा लैम्डा वाला लास्ट में, सिर्फ उसी में रखो, स्टार्टिंग से मत रखो, वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। अब जो लास्ट आंसर है उसी में रखो तो सिंपली जल्दी आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है ये वाला, उसमें आप लैम्डा इक्वल टू पहले पुट 3, फर्स्ट पुट लैम्डा इक्वल टू 3, तो गिवन मैट्रिक्स इज 1 2 1 3 0 1 0 is 0,
and bottom row is whole 0, right? Now लीडिंग एंट्री कहाँ पे है? ये x की पोजीशन पे है एंड y की पोजीशन पे है. दैट मीन्स टेक z इज इक्वल टू t. y इज डायरेक्टली 0, यहाँ से ही ये इक्वेशन मिल जाएगा. y इज 0, x first equation is x plus 2y plus z is equal to 3. So our x will be 3 minus t. So our solution for a lambda equal to 3 will be x equal to 3 minus t, y is equal to 0 and z is equal to t, right? Now put lambda equal to 2 in this matrix. Okay, so our matrix will be 1 2 1 3 0 1 0 1 and whole bottom is 0, right? Again leading entry in x position, y position, so avoid that and put z is equal to t. So y will be directly 1 and x की equation में put y is 1 and z is t, so x will be 1 minus t. So solution for lambda equal to 2 is x equal to 1 minus t, y is equal to 1 and z is equal to t. चलो ये एग्जांपल में समझ में ना आया हो तो बोलो. एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? कोई भी डाउट है तो पूछ लो. क्या करेंगे हम? पहले रो इक्वलन में कन्वर्ट करेंगे. तो रो इक्वलन में जब कन्वर्ट करोगे तो कंसिस्टेंसी के लिए ये जो रैंक होगी वही सेम रैंक हमें यहाँ चाहिए होगी. ओके, तो उसके लिए इसको इक्वेट टू 0 करना है, राइट? अगर मान लो यहीं पे भी आ जाता 3 तो भी आप इसको इक्वेट टू 0 कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है. बट जनरली तो ऐसे ही आएगा कि ये यहाँ पे मैट्रिक्स ए की बॉटम 0 आएगी और ये आपको यहाँ पे इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा रैंक के लिए. मोस्टली ऐसे ही आता है. ओके, चलो नेक्स्ट. सॉल्व यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड. अब यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल है एंड 3 इक्वेशंस है. तो ये कैसे फाइंड करना है ये चेक करते हैं. तो इसको पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया, देन रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दो. ये बॉटम 2 0 बनाया, फिर उसके नीचे ये डायरेक्टली बॉटम 0 हो गई. क्लियर? इसको 2 से डिवाइड करो तो ये इक्वेशन मिल गया आपको, राइट? अब आपके पास 4 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन है, ओनली 2 इक्वेशन. यू हैव ओनली 2 इक्वेशंस. रिड्यूस रो में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ये लीडिंग एंट्री के ऊपर के ही 0 बनाना पड़ेगा. आगे तो कहीं लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो सिर्फ इसको 0 बनाओ, राइट? तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया पूरा. नाउ रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ अननोन इज 4. तो आपको कितने पैरामीटर लेने हैं वो कैसे पता चलेगा? सो नंबर ऑफ अननोन माइनस रैंक करो, दैट मीन्स 2. तो आपको 2 वेरिएबल को पैरामीटर एज्यूम करना है. क्लियर? समझ में आया क्या करना है? ये तो सिर्फ 4 ही वेरिएबल है, 4 ही अननोन है, तो इसमें तो पता चल जाएगा. बट कभी बहुत ज़्यादा अननोन आ गए और हमें पता नहीं है कितने वेरिएबल पैरामीटर चूज कर सकते हैं, तो वो कैसे करोगे कि आपकी RREF या फिर रो इक्वलन फॉर्म के बाद जो मैट्रिक्स है उसमें रैंक मिल जाएगी. तो अननोन माइनस रैंक करो, तो जो आंसर आया उतने पैरामीटर आप चूज करोगे. ओके, और कैसे चूज करना है वो तो मैंने बोला ही है. आप लीडिंग एंट्री वाले वेरिएबल को अवॉइड करोगे. तो ये लीडिंग एंट्री में ये x आएगा, ये y आएगा, तो आप किसको चूज करोगे? बाकी बचे 2 पैरामीटर z एंड w. क्लियर? तो आप कोई भी ले सकते हो, जरूर नहीं कि T1 T2 ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो. ओके, नाउ वी हैव टू अज्यूम 2 पैरामीटर्स, z इज इक्वल टू T1, w इज इक्वल टू T2, राइट? और यहाँ से 2 इक्वेशन लिख के वो सॉल्व करो, तो आपके पास x y z w का सॉल्यूशन मिल गया. 1/2 T1, 3/2 T1 प्लस T2, z इज T1 एंड w इज T2. इसमें सिर्फ क्या किया, इसको स्प्लिट किया है. पहला वाला कॉलम T1 का बनाया, दूसरा वाला कॉलम T2 का बनाया. तो जहाँ पे T1 है वहाँ के उसके कोएफिशिएंट, और जहाँ पे T1 नहीं है उसकी जगह पे 0. तो यहाँ पे पहले T1 है तो उसका -1/2. T1 ऑल्सो, T1 का कोएफिशिएंट 3/2. T2 का कहाँ चला जाएगा? सेकंड कॉलम में.
क्लियर? यहाँ पे T1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे T1 है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0। सेम प्लस T2, यहाँ पे T2 नहीं है फर्स्ट में तो उसका कोफिशिएंट 0। यहाँ पे प्लस 1 है कोफिशिएंट, दैट मीन्स इज 1। अगेन थर्ड में वो कोफिशिएंट है ही, T2 है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 एंड T2 का कोफिशिएंट 1, सो लास्ट विल बी 1। स्प्लिट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम बेसिस और सब कुछ पढ़ेंगे, सब स्पेस और बेसिस वाले फाइंड करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इसको अगर समझ में आ गया हो तो अभी से करिए हो तो अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाला ये आंसर भी सही है। ओके चलो ये समझ में आ गया। पैरामीटर कैसे लोगे ये समझ में आ गया। ये खास ध्यान रखना, कई बार क्या होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है आपकी सेकंड पोजीशन लीडिंग एंट्री, कई बार वो 0 हो जाएगी, सीधा थर्ड में से आपको लीडिंग एंट्री देगा। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो आपको x2 जल्दी मिलेगा नहीं। क्लियर? आपको वो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, सीधा आप क्या लिख दोगे गलती से कि x2 विल बी 0। वो 0 नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है। समझ में आया? यहाँ पे अगर 0 आ गया तो आप क्या कर देते हो, x2 विल बी 0। नो, x2 नॉट 0, कोफिशिएंट इज 0। जैसे यहाँ पे ये सारे 0 है तो क्या x y z w 0 है? नहीं, वो उसके कोफिशिएंट 0 है। ओके, एनी डाउट? तो मतलब रैंक के लिए कुछ सेट स्पेसिफाई ना किया हो तो हम आरईएफ और आरआरईएफ में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बोला ना हो गाउस एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन तो आप ओनली रो इक्वलन ही करो। सिर्फ इससे ऐसा ज्यादा लिखा नहीं। होगा सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो गाउस हम सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो आप कुछ भी कर सकते हो, डोंट वरी। ओके वो आंसर सबके लिए, वो इन्फिनिट में तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम क्या करते हैं कि रो इक्वलन करें तो ज्यादा इजी रहता है कि डायरेक्टली आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। हाँ कौन सा बॉटम 0 हो रहा है, कितने वेरिएबल पैरामीटर लेना है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। हम सबके तो पैरामीटर नहीं ले सकते। ओके, इसलिए तो हो सके तो रो इक्वलन से ही फाइंड करो, अगर मेंशन नहीं है तो वो सबसे इजी आपको आंसर देगा। ओके, यस मैम ओके चलो नेक्स्ट है, थोड़ा ब्लर है पिक, यहाँ पे ध्यान दो। ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो। ये थोड़ा ब्लर हो गया है फोटो, अपने नोटबुक में लिखो 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 4x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, माइनस x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन लिखे, ये आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वो बाद में करना, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सॉल्व दैट फॉलोइंग नॉन लीनियर इक्वेशंस 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, 0 लेस देन इक्वल टू गामा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। अब आपको चेक करना है कि इट हैज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो ये दिस 3 आपको इक्वेशन गिवन है, साइन अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 3 टेन गामा इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 2 साइन अल्फा प्लस 5 cos बीटा प्लस 3 tan गामा इज इक्वल टू 0, माइनस साइन अल्फा माइनस 5 cos बीटा प्लस 5 tan गामा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, कंसिडर कि साइन अल्फा इज x, cos बीटा इज y एंड tan गामा इज z। तो हम x y z के कोएफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेंगे, राइट? इसको आपको ऐसे ही कंसिडर करना है माइंड में ही कि ये x y z ही है। तो जैसे एक्स वाई जेड के लिए करते हो सेम वही प्रोसेस साइन अल्फा कॉस बीटा एंड टेन गामा के लिए करना है। तो ये क्या हुआ, उसके कोफिशिएंट 1 2 3 0 2 5 3 0 माइनस 1 5 5 0। ओके क्लियर? अब रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। तो ये इक्वेशन आपका रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
Now rank of AB is equal to rank of A is equal to number of unknown, right? तो system has a unique solution. तो solution find करो. फर्स्ट ये क्या आएगा, माइनस टेन गामा इज इक्वल टू जीरो लास्ट इक्वेशन से, तो टेन गामा विल बी जीरो. सो गामा विल बी क्या आएगा, टेन इनवर्स जीरो. तो टेन इनवर्स जीरो क्या आएगा, जीरो पाई टू पाई. क्यों, क्योंकि गामा किस में डिफाइंड है, कौन से इंटरवल में, जीरो टू टू पाई के बीच में ही गामा डिफाइंड है. सो गामा विल बी जीरो पाई टू पाई. नाउ सिमिलरली कॉस cos beta minus 3 tan gamma is equal to 0, right? But यहाँ से tan gamma will be 0. आपके पास इक्वेशन है यहाँ से, this is tan gamma will be 0. Put tan gamma in this equation, tan gamma will be 0. So therefore cos beta is also 0. और वैसे भी देखें तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो इट हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो आप तीनों जीरो जीरो लिख सकते हो. इक्वेशन ना बनाओ तो सीधा आप साइन अल्फा इज जीरो, कॉस बीटा इज जीरो एंड टेन गामा इज ऑल्सो जीरो. क्यों, इट हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. क्लियर. और इक्वेशन बना के करोगे तो भी वही आंसर आएगा. एनी डाउट, कोई भी डाउट है इसमें? हाँ मैम. ओके. मैम डायरेक्ट लिखे चलेगा ऐसे ही इक्वेशन direct- बना. हाँ, इक्वेशन नहीं बना के लिखोगे. होमोजेनियस सिस्टम में अगर वो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आया तो वो ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन ही देगा, वो फिक्स्ड है. आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो वो तीनों को आप जीरो इक्वेट कर सकते हो. टेन गामा इज ऑल्सो जीरो ओनली फॉर द होमोजीनियस सिस्टम. ओके, ओनली फॉर द होमोजीनियस सिस्टम. नॉन होमोजीनियस में तो वो वैल्यू ही आएगी, तो वो तो आपको इक्वेशन करके ही करना है. ओके, ये सिर्फ आप होमोजीनियस सिस्टम में ही कर सकते हो डायरेक्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन. तीनों के लिए वो जीरो 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 ही आएगा हर बार अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो. गॉट इट? यस. ओके, चलो. cos बीटा इज जीरो, सो बीटा इज cos इनवर्स जीरो. सो cos इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स जीरो की इन जीरो टू इन बिटवीन जीरो टू टू पाई, pi by 2 and 3 pi by 2, right? Similarly for sin alpha is 0, so alpha will be 0 pi and 2 pi. Okay, so total possibilities are, पूछा होगा क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे नहीं पूछा है बट अगर क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो आपकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या हुई, साइन अल्फा में अल्फा की पॉसिबिलिटी कितनी है 3, बीटा की 2 एंड गामा की 3. So 3 into 3 into 2 is 18. Okay? Clear? Okay, मैं अब 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ. नया टॉपिक स्टार्ट करना है वेक्टर स्पेस, तो अभी मैं 2 मिनट के लिए वो वेक्टर में निकालती हूँ. वेट फॉर 2 मिनट्स. ओके,
Okay, everyone, let us start with the vector space. So, in the vector space होता क्या है? So, Euclidean vector space or simply n space is the shape of all n tuples of the real numbers. It is commonly denoted by Rn. आपने R2 किया है, R3 किया है. अगर XY है तो R2 लिखते हो, XYZ है तो R3 लिखोगे. Only X है, only Y है तो मतलब एक ही नंबर है तो R में जाएगा. जैसे आपने सेट डिफाइन किया है R प्लस, R माइनस, राइट? तो वो सिंगल R में जाएगा. बट अगर मैं टपल में लेती हूँ XY फॉर्म में, and the left matrix PDF today. Yes, वेक्टर स्पेस खत्म हो जाएगा तब मैं पूरी सेंड करूंगी एक साथ वेक्टर स्पेस की. वो क्या चैप्टर पूरा खत्म हो जाए और एक साथ जाए ना तो अच्छा रहेगा. तो आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर खत्म हो गया. जैसे ये वाला हमारा आज का मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म. दिस इज द न्यू चैप्टर वेक्टर स्पेस. ओके, ये पूरा टॉपिक अलग है. मैम तो आप हेलो मैट्रिक्स yes. का मैम सेंड कर तो मैम आप हाँ वही मैट्रिक्स का पूरा पीडीएफ सेंड कर दोगे. हाँ, मैट्रिक्स का पीडीएफ आज सेंड हो जाएगा आपको. एंड मैम लेक्चर्स आप सेंड नहीं कर सकते ना, लेक्चर्स तो एलएमएस आएगा तब होगा ना. लेक्चर एलएमएस आएगा तब होगा. और आपकी मैम पूरी ईमेल क्लास आप की, ईमेल कर सकते हो लेक्चर रिकॉर्डिंग की. उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी पूरे क्लास की ईमेल एक साथ बन जाएगी कि एक क्लास है आईसी का, पूरा क्लास का आईसी का, तब आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मेल हो जाएगी. ओके, और अगर आपको लेक्चर के इमीडिएटली चाहिए तो हम पूछ के फिर आपको भेज देंगे. हाँ मैम. और ओके. मैम हाँ जो मैम क्योंकि वो 29 को 29 टेस्ट से वो है ना इसलिए. 29 को टेस्ट का जो कहा हुआ है मैम. हाँ हाँ, इसलिए आप ईमेल कर सकते हो इमीडिएटली, मतलब क्लास के बाद. सबको चाहिए लेक्चर की. हाँ सर. Yes, हाँ ma'am. मैम सबको चाहिए. यस मैम. यस मैम. मैम ये Okay. 29 को जो टेस्ट है उसमें से मैट्रिक्स ही आ रहा है ना. नहीं, वो अभी डिसाइडेड नहीं है. वो वेक्टर स्पेस भी आएगा, आपको मेल हो जाएगा. तो मैम भेज देना ना. अच्छा होगा मैम. मैम तो भेज ही दो. हाँ हाँ, हम भेज देंगे. ये लेक्चर की हाँ. लिंक भी सभी लेक्चर की लिंक चाहिए कि सिर्फ आज वाले लेक्चर की? नहीं मैम सभी सभी. सभी लेक्चर सभी लेक्चर की. न्यू एडमिशंस भी है ना मैम इसलिए. ओके, चलो. ओके मैम. थैंक यू. ओके, थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. चलो, नाउ कंसंट्रेट इन वेक्टर स्पेस. अब वेक्टर स्पेस में आपने R में किया है, R2 में किया है, R3 में किया है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, Rn तक, R4, R5, R6 जो भी आपको टपल दिया उसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है. अब इसमें करना क्या है कि हम अलग से वेक्टर स्पेस में हम एक वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे. गिवन होगा या तो फाइंड करेंगे, और वो गिवन वेक्टर स्पेस के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं वो एडिशन एंड वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हमें चेक करना है. चेक इट. जो इफ V is a non-empty set of objects with the operation called as vector addition and scalar multiplication and satisfy the following properties will be a vector space over R. मतलब जो गिवन आपको सेट है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको ये नीचे की 10 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. क्या करना है, ये 10 प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है. और वो जो गिवन एडिशन है और गिवन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं. अगर 10 प्रॉपर्टी आपकी 10 की 10 प्रॉपर्टीज 10 की 10 अगर सेटिस्फाइड कर रही है, दैट मीन्स वो वेक्टर स्पेस है ओवर दी R जो भी गिवन होगा. अगर R2 में दिया है, R3 में दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, पोलिनोमियल फॉर्म में गिवन है, वो हम सबके लिए फाइंड करेंगे कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं वो चेक करेंगे. अगर फेल हो रहा है दैट मीन्स वो वेक्टर स्पेस नहीं है. मैम एक बार बताओ ना वेक्टर स्पेस का मीनिंग एक बार. वेक्टर स्पेस क्या है, हमने अब तक क्या किया है, R2 एंड R3. उसके आगे कभी आपने कुछ भी किया है आगे कभी भी नहीं, हम सिर्फ R3 तक ही गए हैं. अब हम क्या करेंगे, पूरा यूनिवर्स जैसा है कि आप पूरा यूनिवर्स में बहुत सारे सेट होते हैं. मतलब पूरा यूनिवर्स में नहीं जाना है, बस ऐसे मैं समझा रही हूँ कि पूरा यूनिवर्स जैसा कि Rn तक जाना है आपको. वो सिर्फ इमेजिनेशन ही हो सकता है, इसके ग्राफिकली कोई हम बता नहीं सकते. हम सिर्फ ग्राफिकली R3 ही बता सकते हैं, राइट. वो उतना ही है हमारे अंडर में. R4 तक, R5 तक वो सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हो आप.
R2 मतलब ये R3 मतलब जो अभी हम ये 3 डायमेंशन, R2 मतलब 2 डायमेंशन, राइट? ये पूरा सेट है। आई कैप जे कैप के कैप अच्छा मैम, कोऑर्डिनेट्स हाँ, कोऑर्डिनेट्स 2 ओके डायमेंशन। अगर R में जाता है तो वो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बट अगर वो मैट्रिक्स में गया तो वो हम क्या बोलेंगे उसको? तो उसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। हमारे पास उसके लिए कोई नाम नहीं है। जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, कुछ नहीं बता सकते, हमारे पास उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। तो इट्स कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। ये पूरी स्पेस है, मतलब वो मैट्रिक्स की स्पेस है। फिर पोलिनोमियल आया तो वो पोलिनोमियल की स्पेस है। तो वो हर एक को हमने क्या नाम दे दिया? इट्स कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। अब जो वेक्टर स्पेस में करना क्या है कि आपको गिवन एडिशन एंड गिवन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन दिया है फॉर दिस स्पेस, कि मैंने R2 के लिए स्पेस में ये एडिशन फाइंड किया है कि दो कोऑर्डिनेट्स का xy एंड y1 y2 का एडिशन मैंने ऐसे डिफाइन करके दिया है, तो वो सभी के लिए सेटिस्फाइड होगा? ये हमें चेक करना है। पूरे R2 के सारे नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड होगा कि नहीं? तो वो सिर्फ ये 10 प्रॉपर्टी प्रूव करोगे तो वो सेटिस्फाइड होगा। अगर 10 में से कोई एक फेल जा रहा है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं चलेगा फॉर दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आपको डिफाइन करके दिया होगा वो। सिंपली मैं जब एग्जांपल कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये क्या है कि आपको पूरे यूनिवर्स जैसा है कि आपको पूरे मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना है, पोलिनोमियल के लिए भी फाइंड करना है, एंड ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स है R1 R2 R3 जो भी है, R4 R5 जहाँ तक आता है उसके लिए भी फाइंड करना है। ओके, तो हम सिर्फ चेक करेंगे कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं फॉर द गिवन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो उसके लिए 10 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अगर नाम याद नहीं रहता है तो चलेगा, आप सिर्फ उसकी फॉर्मूला याद रखो कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन, ये भी आपको एग्जांपल में गिवन होगी, जैसे ये वाली, ये आपकी वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन होती है। तो 10 में से 2 प्रॉपर्टी तो आपको एग्जांपल में ही मिल जाएगी। आपको याद रखनी है ओनली 8 प्रॉपर्टीज। ओके, सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। UV बिलोंग्स टू कैपिटल V। कैपिटल V इज आवर वेक्टर स्पेस। वो कुछ भी हो सकता है, R हो सकता है, R2 हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्म में M22 लिखते हैं, वो भी मैं अगले एग्जांपल में आपको दिखा दूंगी कि M22 कैसे लिखते हैं। फिर पोलिनोमियल का सेट लिखते हैं, वो P2 मतलब 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल, P3 मतलब 3 डिग्री वाली पोलिनोमियल। तो जो भी गिवन होगा वो यहाँ पे आपको V मेंशन करना है कि वो V क्या है। अगर मान लो नहीं पता चला कि ये पोलिनोमियल के कौन सा सेट है, कि ये मैट्रिक्स का कौन सा सेट है, तो जनरली क्या लिखते हैं हम? कैपिटल V। कुछ याद नहीं आया कि ये सेट कौन सा लिखना है तो क्या लिख दोगे आप? कैपिटल V। याद रहेगा? याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। यस नहीं मैम। समझ में आया तो सिर्फ क्या लिख मैम। देना है? कैपिटल V। वो मैडम समझ लेंगे कि वो कैपिटल V क्या है। ओके ओके मैम। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आपने दो वेक्टर लिए U एंड V, वेक्टर स्पेस में से दो वेक्टर लिए तो उसका एडिशन भी वही वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज इफ U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U, मतलब वैसे वर्सा, अगर U प्लस V करो तो उसका आंसर भी V प्लस U के जैसा ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, एसोसिएटिव मतलब 3 वेक्टर U V W, तो उसमें आपको क्या करना है? दो दो के पार्ट में एडिशन करके दिखाना है कि U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V प्लस W, मतलब दो दो के साथ में, राइट? तो ये सेम आंसर आना चाहिए। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप LHS इक्वल टू RHS करके प्रूव करोगे। जिसको सीधा समझ में आता है तो सीधा भी प्रूव कर सकते हैं, मैं एग्जांपल कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो मैं यहाँ अब टाइम हो गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर से बाकी रखती हूँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? ओके मैम। ज्यादा एक साथ हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर से नेक्स्ट लेक्चर में। सो टुडे वी विल स्टॉप Yes, हियर। ma'am. हैव अ गुड ओके डे मैम। ऑल ऑफ थैंक यू यू। मैम। मैम हाँ, यस,
हाँ मैम, वो क्लास टेस्ट और वो सब है ना, तो उसमें नोट्स के अलावा क्या रेफर करना है? नोट्स के अलावा आपको बुक्स के नाम स्टार्टिंग में दिए थे ना, रेफरेंस बुक। मैम एक बार फिर से बता दो। रेफरेंस बुक के नाम पता नहीं है? मैम न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता। एलएमएस मैम अभी चैट क्रिएट नहीं हुआ बॉक्स है? में लिख दो ना। नो मैम। हाँ ओके मैम, चलो, चैट बॉक्स में लिख दो ना, तो हम उसका एसएस ले लेंगे। ओके चलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पीडीएफ में ही दिखा दूंगी। ओके, ओके मैम। रेफरेंस बुक के ओके नाम नेक्स्ट लेक्चर में। और बुक रेफर ना करो और सिर्फ ट्यूटोरियल और ये नोट्स बुक ही करो ना, तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही ओके चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, मेथड सारी सेम रहेगी। आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल बना सकते हो, कोई भी एग्जांपल। जैसे मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स 3x3 लिख लो, आपको पता है मेथड क्या करनी है। ओके, यस हाँ मैम। ओके मैम, थैंक यू तो मैम। सिर्फ मेथड पे ध्यान रखना है, बाकी तो उसमें सिर्फ वैल्यू ही चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। तो आप और बुक्स मैम सिर्फ परचेज, इनवर्स फाइंड करना हो तो हम एडजॉइंट से भी कर सकते हैं ना? अगर पूछा नहीं है तो, अगर गाउस हाँ, क्योंकि जॉर्डन वो मेथड, वाली मेथड बहुत लंबी है। हाँ वो हाँ लंबी मतलब है, हाँ। बट मेंशन किया है तो वही करनी पड़ेगी। ओके। ओके, हम्म। ओके चलो, थैंक यू मैम, बाय मैम। सी यू Thank you, इन द ma'am.